नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि जो आज का वीडियो है वो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में यदि आप ऑडियो सुनने के शौकीन हैं तो आप हमें खबरी ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग ऑडियो आपके लिए लाते रहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यहाँ कथन किसका है? काफी इंपोर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जॉन लॉक का है, ई स्किनर का है, ई वाटसन का है या फिर वुडवर्थ का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वाटसन का। याद रखिएगा, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यहाँ पर जो कथन दिया है वो वाटसन द्वारा दिया गया कथन है। गेस्टाल्ट संप्रदाय के जन्मदाता कौन है? काफी इंपोर्टेंट है। कोहलर है, वर्दाइमर है, वुडवर्थ है या फिर कोफ्का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वर्दाइमर। जो गेस्टाल्ट संप्रदाय के जन्मदाता है वो वर्दाइमर है। अब आपको बताना है कि इसका जन्म कब हुआ था गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का। 1912 में, 1920 में, 1980 में या फिर 1900 में? तो यहाँ पर जो गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का जो जन्म हुआ था वो 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। चलिए अगला प्रश्न है, अंतः दृष्टि कभी पूर्व दृष्टि और कभी पश्चात दृष्टि होती है। यहाँ पर जो कथन है ये किसका है? कोहलर का है, वुडवर्थ का है, कोफ्का का है या फिर वर्दाइमर का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये वुडवर्थ के द्वारा दिया गया कथन है कि अंतः दृष्टि कभी पूर्व दृष्टि और कभी पश्चात दृष्टि होती है। पांचवा प्रश्न, अंतः दृष्टि के संदर्भ में सबसे विख्यात प्रयोग चिंपांजियों पर थे। यहाँ पर किसके थे ये आपको बताना है। देखिए चिंपांजी जहां पर आ जाए तो आपका राइट आंसर होगा कोहलर। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा या फिर सबसे विख्यात प्रयोग चिंपांजियों पर किसने किए थे? अंतः दृष्टि के संदर्भ में कोहलर ने किए थे। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पर्यावरणीय सिद्धांत के प्रणेता है। यहाँ पर देखिए पर्यावरणीय सिद्धांत के प्रणेता के बारे में आपको बताना है। कौन है? वाटसन है, रोजर्स है, कोहलर है या फिर फ्रायड है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रोजर्स। याद रखिएगा, जो पर्यावरणीय सिद्धांत के प्रणेता है वो रोजर्स को माना जाता है। सातवां प्रश्न, आत्म बिंदु रेखी व्यवस्था के प्रबल समर्थक कौन थे? जी जिम्बार्डो थे, गिलफोर्ड थे, वेज जे एफ थे या फिर आलपोर्ट थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आलपोर्ट। याद रखिएगा, आत्म बिंदु रेखी व्यवस्था के जो प्रबल समर्थक थे वो आलपोर्ट थे। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व संबंधी गुणों का सर्वप्रथम विश्लेषण किया था। काफी इंपोर्टेंट है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। व्यक्तित्व संबंधी गुणों का सर्वप्रथम विश्लेषण किसने किया था? रेमंड केटेल ने किया था, गिलफर्ड ने किया था, आलपोर्ट ने किया था या फिर एस्निक ने किया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आलपोर्ट। याद रखिएगा, व्यक्तित्व संबंधी जो गुणों का सर्वप्रथम विश्लेषण किया था वो आलपोर्ट के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक तकनीकी के जन्मदाता। यहाँ पर देखिए काफी इंपोर्टेंट है, व्यवहारिक तकनीकी के जन्मदाता कौन है? ब्रूनर है, स्किनर है, डेविस है या फिर ग्लेसर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बी एफ स्किनर। ये व्यवहारिक तकनीकी के जन्मदाता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान विधायक या यथार्थ विज्ञान है क्योंकि यह व्यक्ति का मनोदेहिक प्राणों के रूप में अध्ययन करता है। यहाँ पर रूप लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, रूम की जगह। यहाँ केवल प्राणियों के कार्यों एवं कारण का ही अध्ययन करता है। इसके निष्कर्ष ठोस व अपरिवर्तनीय होते हैं या फिर इसका अध्ययन प्रयोगात्मक विधि से संभव है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, यहाँ व्यक्तित्व का मनोदेहिक प्राणों के रूप में अध्ययन करता है, यानी कि पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना है? स्टीफन ने माना है, एडरसन ने माना है, जेम्स ड्रेवर ने माना है या फिर स्टाउट ने माना है? काफी इंपोर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये माना है जेम्स ड्रेवर ने। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान जेम्स ड्रेवर के द्वारा माना गया है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। जहां परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है? मैकडूगल के, कार्लसनिक के, स्किनर के या फिर पिल्सबरी के? तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा ये मैकडूगल के द्वारा दी गई परिभाषा है। अगला प्रश्न है, अंतःक्रिया विश्लेषण की निरीक्षण पद्धति देन है किसकी है? फ्लेंडर की है, स्किनर की है, ब्रूनर की है या फिर वुडवर्थ की है? तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा ये फ्लेंडर की
पद्धति या फिर देन है। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। अगला प्रश्न है संज्ञानवादी पद्धति के प्रणेता है। यहां पर देखिए संज्ञानवादी पद्धति के प्रणेता के बारे में पूछा गया है कौन है। जिन पियाजे व ब्रूनर है, हॉलैंड है, डगलस है या फिर कोहलर है। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा जिन पियाजे व ब्रूनर। याद रखिएगा ये दोनों ही संज्ञानवादी पद्धति के प्रणेता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित और स्पष्ट स्वरूप प्रदान करने वाले कौन है। थांडाइक है, वाटसन है, मैकडूगल है या फिर स्किनर है। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा थांडाइक। याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित और स्पष्ट स्वरूप प्रदान करने वाले थांडाइक है। चलिए अगला प्रश्न है बालक पर शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित करने का श्रेय किसको जाता है। रूसो को, ब्लॉक को, हर्बर्ट को या फिर फ्रोवेल को। ये भी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा रूसो। रूसो यहां पर आपका राइट आंसर होगा। बालक पर शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित करने का जो श्रेय जाता है वो रूसो को जाता है। चलिए अगला प्रश्न है पूर्णकारवाद या फिर गेस्टाल्ट थ्योरी के जन्मदाता कौन है। इसके बारे में अभी मैंने बताया था आपको, वर्दाइमर है। यहां पर देखिए गेस्टाल्ट थ्योरी के बारे में पूछे या फिर पूर्णकारवाद के बारे में पूछे, इसके जन्मदाता कौन होंगे, वर्दाइमर होंगे। चलिए अगला प्रश्न है ईड ईगो व सुपर ईगो की जो अवधारणा है इसके जन्मदाता कौन है। काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। C.L. हल है, फ्रायड है, थांडाइक है या फिर कोहलर है। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा फ्रायड। जो ईड ईगो और सुपर ईगो की जो अवधारणा के जन्मदाता माने जाते हैं वो फ्रायड को माना जाता है। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषण दृष्टिकोण के अंतर्गत इदम, अहम, परम अहम या फिर उपरोक्त सभी। यहां पर देखिए मनोविश्लेषण दृष्टिकोण के अंतर्गत पूछा गया है तो आपका राइट आंसर यहां पर इदम भी होगा, अहम भी होगा और परम अहम भी होगा, यानी कि उपरोक्त सभी आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस सन में टाइडमैन ने सर्वप्रथम जीवन वृत्तांत विधि का प्रयोग किया था। काफी इंपोर्टेंट है, प्रश्न को फिर दोहरा लेते हैं। कौन सा सन है जिसमें टाइडमैन ने सर्वप्रथम जीवन वृत्तांत विधि का प्रयोग किया था। वृत्तांत विधि का प्रयोग किया था 1787 में, 1885 में, 1795 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा 1787 में। आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। 1887 में टाइडमैन ने सर्वप्रथम जीवन वृत्तांत विधि का प्रयोग किया था। काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्नकर्ता विधि है, मनोभौतिकी विधि है, आत्मनित अंकन विधि है या फिर प्रयोगात्मक विधि है। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा मनोभौतिकी विधि। याद रखिएगा मनोभौतिकी विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है मापन व निरीक्षण पर विशेष बल किसने दिया है। यहां पर जो मापन व निरीक्षण है इस पर विशेष बल किसने दिया है पूछा गया है। क्षेत्र सिद्धांत, पूर्णादिवाद ने, अवयवीवाद ने या फिर व्यवहारवाद ने। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा व्यवहारवाद ने। काफी इंपोर्टेंट है, मापन व निरीक्षण पर विशेष बल व्यवहारवाद द्वारा दिया गया। व्यवहारवाद यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी। काफी इंपोर्टेंट है, सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला के बारे में पूछा जाता है। कहां पर हुई थी, यूनान में हुई थी, अमेरिका में हुई थी, जापान में हुई थी या फिर लेप्जिग जर्मनी में हुई थी। तो इसके बारे में आपको पता ही होगा। आपको क्यूज के तौर पर एक यहाँ पर प्रश्न मिलेगा कि सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपको कमेंट से के माध्यम से बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा लेप्जिग जर्मनी में सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। यहां पर जो शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। क्या होना चाहिए, परीक्षा में सफल होने के लिए छात्र को तैयार करना, बोलकर अच्छे नोट्स लिखाना, विषय से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराना या फिर बच्चों की सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा बच्चों की सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। यह शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो यहां पर फोर्थ वाला आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन एवं धारणा ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यहाँ पर जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है, क्रो एंड क्रो के, मैकडूगल के, स्किनर के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा क्रो एंड क्रो का। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया कथन है। चलिए अगला प्रश्न है
B.F. स्किनर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे ये, कहाँ के वैज्ञानिक है, ब्रिटेन के हैं, भारत के हैं, अमेरिका के हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अमेरिका के। B.F. स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यहाँ कथन किसका है। यहाँ पर देखिए जितने भी कथन इंपोर्टेंट हैं, परिभाषाएं और इंपोर्टेंट सिद्धांत, उसकी एक प्रॉपरली तरीके से वीडियो बनाई है, 1-2 दिन पहले ही अपलोड की है। यदि आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, उसमें यहाँ पर आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कथन पूछा गया है, किसका है, तो ये स्किनर का कथन है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन स्किनर का है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान की शिक्षक को मुख्यतः आवश्यकता है बालक की बुद्धि की गणना करने को, बालक की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को समझने को, कक्षानुशासन बनाए रखने को, या फिर बालक के पिछड़ेपन के कारण जानने को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान की शिक्षक को इसलिए आवश्यकता होती है ताकि वो बालक की बुद्धि की गणना कर सके। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्लेवे। प्लेवे शब्द का प्रयोग किसने किया था, काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कुक, ब्राउन, पियाजे या फिर हरलोक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कुक। याद रखिएगा जो प्लेवे शब्द का प्रयोग किया था वो कुक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में कौन सी विधि सहायक होती है। यहाँ पर देखिए बालक में निजी व्यवहार का अंकन करने में पूछा गया है कि वो कौन सी विधि है जो सहायक होती है। नियंत्रित परीक्षण विधि है, मनोभौतिकी विधि है, चिकित्सा विधि या फिर आत्मनिष्ठ अंकन विधि है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा नियंत्रित निरीक्षण विधि। याद रखिएगा बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में नियंत्रित निरीक्षण विधि सहायता करती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक विद्यालयी शिक्षक सफल तथा प्रभावी शिक्षक तभी बन सकता है जब वह जान लेता है कि शिक्षक की प्रमुख विधियां, बच्चे कैसे सीखते हैं, विषय का पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, या फिर शिक्षा का संकल्पना। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा कि एक विद्यालय शिक्षक सफल तथा प्रभावी शिक्षक तभी बन सकता है जब वह शिक्षक की प्रमुख विधियां हैं उनको जान लेता है। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। अगला प्रश्न है, किस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। क्षैतिज विधि है, लंबात्मक विधि है, सांख्यिकी विधि है या फिर प्रयोगात्मक विधि है। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा लंबात्मक विधि। यहां पर देखिए लंबात्मक विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। तो यहां पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी है। सांख्यिकी क्या है, कला है, विज्ञान है, कला व विज्ञान दोनों है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा कला व विज्ञान दोनों ही है सांख्यिकी। तो यहां पर जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा और मनोविज्ञान में किस तरह का संबंध है। यहां पर देखिए शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों के बारे में पूछा गया है कि किस तरह का संबंध है दोनों में। शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है, शिक्षा का साधन मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा आती है, या फिर मनोविज्ञान का आधार शिक्षा है। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है। जहां पर जो शिक्षा और मनोविज्ञान में यहां पर संबंध पूछा गया था दोनों में, तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा शिक्षा का आधार क्या है, मनोविज्ञान है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है अभिक्षमता का, रुचि का, योग्यता का या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो मनोविज्ञान है दोस्तों, शिक्षण में बालकों का अभिक्षमता का भी ध्यान रखा जाता है, रुचि का भी रखा जाता है और योग्यता का भी रखा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, बालक की भांति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह सिद्धांत किस सिद्धांत का है। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत का है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है, द्वंद्व का सिद्धांत है या फिर मनोरंजन का सिद्धांत है। यहां पर देखिए यहां सिद्धांत लिखा हुआ कि यहां सिद्धांत किस सिद्धांत का है, तो ये अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत का है। तो यहां पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया। यहां पर जो गैरिसन है इनका पूछा गया है कि इन्होंने किस विधि का अध्ययन किया है, क्षैतिज विधि का, लंबात्मक विधि का, सांख्यिकी विधि का या फिर प्रयोगात्मक विधि का। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा इन्होंने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया है। किसने, गैरिसन ने। यदि पूछे कि लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया है तो गैरिसन ने किया है, या फिर गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया है तो उन्होंने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया है। कैसे भी पूछ ले आपका राइट आंसर जिस प्रकार से मैंने बताया है वही आपको करना है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। यह कथन किसका है, रेवनी का है, अरस्तु का है, डेकोर्ट का है या फिर स्किनर का है। काफी इंपोर्टेंट, काफी सरल है, आपने सभी ने इसका
इसको कहीं ना कहीं पढ़ा होगा और इसका आंसर भी आपको पता होगा। अरस्तु यहाँ पर राइट आंसर होगा। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यहाँ कथन अरस्तु का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि छात्रों की संवेदना एवं अभिवृद्धि जानने हेतु सर्वाचित है? स्वयं आरव्य, स्वलिखित जीवनी, आख्या, क्रमबद्ध प्रेक्षण या फिर साक्षात्कार। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा साक्षात्कार। निम्न में से कौन सी विधि के बारे में पूछा गया है कि छात्रों की संवेदना एवं अभिवृद्धि जानने हेतु सर्वाचित है? तो वो है साक्षात्कार विधि। याद रखिएगा, यहां पर साक्षात्कार आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा जीवन का अंग है, यहां कथन किसका है? जॉन डीवी का है, हर्बर्ट का है, क्रो एंड क्रो का है या फिर स्पेंसर का है? तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा क्रो एंड क्रो का। याद रखिएगा, यहां पर जो कथन दिया गया है ये क्रो एंड क्रो का कथन है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान किसकी स्थापना में सहायता करती है? विद्यालय, कमीशन, शैक्षिक उद्देश्य या फिर शिक्षा में संचार? तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा शैक्षिक उद्देश्य। याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक उद्देश्य की स्थापना में सहायता करती है। तो यहां पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा का केंद्र कौन है? बच्चे हैं, शिक्षण है, दोनों है या फिर कोई नहीं? तो जाहिर सी बात है, शिक्षा का जो केंद्र होगा वो कौन होगा? बच्चा होगा या फिर बच्चे होंगे? तो राइट आंसर आपका यहां पर पहला वाला होगा। अगला प्रश्न है, अध्यापन में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी किसके द्वारा संभव हो सकती है? व्याख्यान विधि के, चर्चा विधि के, पाठ्यपुस्तक विधि के या फिर श्रव्य दृश्य सहायता के? तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा चर्चा विधि की। याद रखिएगा, अध्यापन में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी चर्चा विधि द्वारा संभव हो सकती है। तो यहां पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक शिक्षा का साहचर्य सिद्धांत नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। शिक्षा का साहचर्य सिद्धांत कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा गेस्टाल्ट थ्योरी। याद रखिएगा, शिक्षा का जो साहचर्य सिद्धांत नहीं है वो गेस्टाल्ट थ्योरी नहीं है। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भूख, प्यास, सुरक्षा की जरूरत, ये सभी रिक्त स्थान इरादे हैं, कृत्रिम हैं, अभिग्रहित है, सामाजिक है या फिर प्राकृतिक है? तो यहां पर देखिए, भूख, प्यास और सुरक्षा ये सभी क्या है? ये प्राकृतिक इरादे हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर 4th वाला होगा। अगला प्रश्न है, ऐसे खेल जिनमें बालक स्वयं कुछ बनाता है वहां है रचनात्मक खेल है, काल्पनिक खेल है, स्वतंत्र खेल है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा वो रचनात्मक खेल है। ऐसे खेल जिनमें बालक स्वयं कुछ बनाता है वहां खेल रचनात्मक खेल होते हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर पहला वाला होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिकता की जांच हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि। यहां पर देखिए, सर्वश्रेष्ठ विधि आपको बताना है कौन सी है सामाजिकता की जांच करने के लिए। तो वो है प्रश्नावली विधि। याद रखिएगा, सामाजिकता की जांच हेतु प्रश्नावली विधि सर्वश्रेष्ठ है। तो यहां पर आपका राइट आंसर पहला वाला होगा। अगला प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट है कि मेरे द्वारा विशिष्ट निर्मित वातावरण में मुझे 1 दर्जन स्वस्थ और ठीक बनावट के शिशु दीजिए। मैं उनके गुणों, वृत्तियों, योग्यताओं, उनके पूर्वजों के व्यवसायों और जाति को ध्यान में रखे बिना उसे चिकित्सक, विधिवत्ता, कलाकार, प्रमुख व्यापारी और चोर के रूप में प्रशिक्षित कर सकता हूं। यहां कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? काफी इंपॉर्टेंट और काफी सरल है, आपको सभी को पता है कि यहां कथन वॉटसन के द्वारा दिया गया कथन है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यहां पर कथन है, ये किसका है? प्लेटो का है, लोवेट का है, स्किनर का है या फिर हर्बर्ट का है? तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा, यहां पर जो कथन दिया गया है ये स्किनर के द्वारा दिया गया कथन है। तो यहां पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतिम प्रश्न है, सामाजिक तर्क सामाजिक आम सहमति पर केंद्रित है, नैतिक तर्क किस पर जोर डालता है? समाज पर, नैतिक मुद्दे पर, नैतिकता पर या फिर सामाजिक संज्ञानात्मक पर? तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा नैतिक मुद्दे पर। याद रखिएगा, सामाजिक तर्क सामाजिक आम सहमति पर केंद्रित है, नैतिक तर्क ये नैतिक मुद्दों पर जोर डालता है। तो यहां पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। तो यहीं पर आज के जो 50 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।